आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के इतिहास पर। देखो, मगध साम्राज्य जो है इसके अंतर्गत प्रमुखतः 3 राजवंशों के विषय में पढ़ना होता है। एक तो भाई हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। इनका जो क्रम है ये भी अक्सर पूछा जाता है। और नंद वंश के पतन के पश्चात फिर मौर्य वंश की शुरुआत होती है। मौर्य वंश भी इसी मगध साम्राज्य के अंतर्गत शुरू हुआ था, लेकिन उसने जो है संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया, तो उसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है अलग। तो उसको अलग से पढ़ा जाता है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुखतः यही 3 वंश आते हैं। तो क्रम याद रखेंगे, हर्यक वंश सबसे पहले, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासन की अगर हम बात करें तो 545 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के शासकों का शासन रहा। बात करें हर्यक वंश के संस्थापक की तो 545 ईसा पूर्व में जो बिंबिसार है इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ईसा पूर्व यहाँ पर चल रहा है, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व। तो 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। और जो बिंबिसार है इसका शासनकाल ना 545 से 492 ईसा पूर्व तक था। लगभग इसने काफ़ी अच्छे समय तक शासन किया, 52-53 साल तक इसने शासन किया। इसके समय में, बिंबिसार के समय में, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। गिरिव्रज जिसको कि राजगीर भी बोला गया है। गिरिव्रज अथवा राजगीर, ये जो है बिंबिसार की राजधानी थी। बिंबिसार का उपनाम जो अक्सर पूछा गया है श्रेणिक, इसको जो है श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या फिर कहें अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 नीतियों का पालन किया था, जिसको त्रियक नीति कहा जाता है। विवाह, युद्ध और मैत्री। मतलब कि ये जो है अड़ोस पड़ोस के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपना रिश्तेदार बना लेता था। उसके बाद ये दूसरे राजाओं से मित्रता भी करने की कोशिश करता, और जिनके यहाँ वैवाहिक संबंध या फिर मैत्री संबंध स्थापित नहीं हो पाता था उनके साथ ये युद्ध करता था। तो इस तरह से इसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया और साथ ही साथ अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। इसके विषय में देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया, इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। तो इसने ना 3 रानियों से विवाह किया था। एक थी कौशल राज। कौशल एक महाजनपद था, जो मगध जो कि 16 महाजनपदों में से एक था ना, तो वैसे ही कौशल भी एक महाजनपद था। तो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की पुत्री थी कौशल देवी। तो कौशल देवी से जो है बिंबिसार ने विवाह किया, और कौशल देवी से विवाह करने के कारण जो बिंबिसार है उसको काशी का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ। काशी का क्षेत्र जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधिकार में था। उसके बाद देखिएगा चेलना। ये चेलना कौन थी भाई? ये लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी ये जो है एक गणराज्य था। लिच्छवी जो है गणराज्य था। तो लिच्छवी कुल के प्रमुख थे चेटक, तो उसकी पुत्री थी चेलना, इससे भी विवाह हुआ। इस वक्त तीसरी है क्षेमा। क्षेमा जो कि मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश ये पंजाब वगैरह तरफ एक राज्य था, तो वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा। तो इन तीनों से इसने विवाह किया था। ये भी अक्सर पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। युद्ध द्वारा अंग देश का विलय मगध साम्राज्य में किया गया। देखो, जो अंग है, जो आज का जो बंगाल तरफ है ना, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, उस तरफ था अंग। तो अंग का जो शासक था उसने जो है बिंबिसार से न तो वैवाहिक संबंध स्थापित किया और न ही मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित किया। तो बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके अंग को जीत लिया और मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अंग को, अंग में ना अपने पुत्र अजातशत्रु को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिएगा, जो बिंबिसार था ना, इसने अवंती के राजा प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अवंती भी एक महाजनपद हुआ करता था। तो होता यह है कि जो प्रदोत है, जो कि अवंती का राजा था, वो बीमार पड़ जाता है, कुछ उसको रोग हो जाता है, जो कि उस समय के उसके जो अवंती के जो वैद्य हकीम होते हैं वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो बिंबिसार क्या करता है, अपने राजवैद्य जिनका नाम था जीवक, उनको जो है प्रदोत के यहाँ भेजता है, और जो प्रदोत है वो ठीक हो जाता है जीवक के उपचार के बाद। तो इससे जो है इनके मैत्रीतापूर्ण संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसने विवाह के द्वारा काफ़ी सारे राज्यों को अपना
वो बना लिया, रिश्तेदार बना लिया, मित्रतापूर्ण संबंध जो है अवंती के साथ थे, अंग को जीत लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध से मैत्रीपूर्ण संबंध, देखो जो गौतम बुद्ध हैं उनके साथ आज बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं, बिंबिसार हैं, ये सब जो है एक दूसरे के समकालीन थे। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को बेलुवन नामक उद्यान दान स्वरूप प्रदान किया था। ध्यान रखना है, ये काफी बार पूछा गया है, किसने गौतम बुद्ध को बेलुवन नामक उद्यान दान में दिया था। गौतम बुद्ध यहाँ पर बरसात के मौसम में रहा करते थे। उसके बाद देखिएगा, जो बिंबिसार है इसने राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी, जिसको कि आगे चल करके इसके पुत्र ने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद अगला शासक हुआ अजातशत्रु। देखो जो अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, और मैंने बताया कि जो बिंबिसार है इसने 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, लगभग 52-53 वर्ष तक शासन किया। पुराणों में तो स्पष्ट कहा गया है कि बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, तो काफी लंबा समय होता है। तो इसका जो बेटा था अजातशत्रु, वो जो है खुद राजा बनने के लिए उत्कंठित था, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसके मन में था कि भाई कब मेरा बाप मरे और कब मैं जो हूँ राजा बनूं। तो अजातशत्रु जो है वो अपना धैर्य खो बैठता है, पेशेंस नहीं होता है अजातशत्रु में, और वो जो है अपने पिता को बंदी बना लेता है और अपने पिता की हत्या कर देता है और राजा बन जाता है खुद अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। इसी कारण ना इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि आगे चल करके अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, और आगे फिर उदयन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसी कारण इस वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है। उसके बाद अजातशत्रु की बात करें तो 492 में ये शासक बना और 460 तक ये जो है गद्दी पर बैठा हुआ था। तो ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का, अपने पिता को मार के राजा बना था। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई, राजगृह जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। उसके बाद देखिएगा, ये जो अजातशत्रु है ना, इसका नाम था कुणिक, उपनाम कुणिक। इसके पिता बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। काफी बार पूछा गया है। तो कुणिक जो है अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु ने काशी, वज्जी एवं कौशल को जीता। जो अजातशत्रु था इसने काशी को जीता, कौशल को जीता, वज्जी को जीता। देखो जो काशी का क्षेत्र है वो तो भाई बिंबिसार को दहेज में मिला था, लेकिन अजातशत्रुओं की गलतियों के कारण काशी जो है पुनः कौशल राज्य के अधिकार में चला गया था। तो अजातशत्रु ने जो है फिर से इन क्षेत्रों को जीत लिया, मतलब काशी को जीत लिया, फिर से वज्जी पर अधिकार कर लिया, कौशल को पूरी तरह से जीत लिया। आगे देखिएगा, प्रथम साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। जो अजातशत्रु है इसको प्रथम साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया, तो वो बिंबिसार था। लेकिन साम्राज्यवादी शासक जो है अजातशत्रु को माना जाता है, क्योंकि ये जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देखो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस शासक के काल में प्राप्त हुआ, अक्सर पूछा जाता है। तो उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। बौद्ध, मतलब कि जो अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ। 483 ईसा पूर्व में जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसी वर्ष जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय राजगृह में। उसके बाद देखिएगा, स्थनुसल महाशिला कंटक, अच्छा ये माफ़ी चाहूँगा, स्थनु नहीं है, रथमूसल है, माफ़ी चाहूँगा, ये रथमूसल है और ये है महाशिला कंटक। रथमूसल और महाशिला कंटक नामक दो हथियार ये युद्ध में प्रयोग करता था। जो रथ मूसल है, ये रथ में जो है कोई हथियार लगा हुआ होता था, उससे जो है सैनिकों, जो शत्रु सेना है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता था। महाशिला कंटक ये भी एक प्रकार का हथियार था। उसके बाद देखिएगा, उदयन तीसरा शासक हुआ। उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और इसने जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इसका शासनकाल था 460 से 444 तक। इसके विषय में खास आपको याद रखना है उदयन के विषय में कि इसने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। यही आपको जो है उदयन के संबंध में ध्यान रखना है। इस वंश के अन्य शासक थे उदयभद्र,
अच्छा, ये जो उदाईन है ना, इसका एक नाम उदयभद्र भी मिलता है, एक नाम उदयभद्र भी मिलता है, उदाईन का दूसरा नाम। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। उसके बाद देखिएगा अगला शासक हुआ अनुरुद्ध, उसके बाद हुआ मुंड, और आखिरी शासक हुआ नागदशक। नागदशक जिसका नाम दर्शक भी मिलता है। और जो मैं पितृहंता बोल रहा था ना, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में इनको पितृहंता कहा गया है। हर्यक वंश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक अथवा दर्शक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश की। 412 से 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश के शासकों ने शासन किया था। जो नागदशक है ना, जो अंतिम हर्यक वंश का शासक था, उसकी हत्या करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, और इसी के नाम पर इस वंश को शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की। देखिए, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की। नागदशक शिशुनाग, ऐसे आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इसने अवंती और वत्स को जीता। अवंती जिसके साथ बिंबिसार ने मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित किया था, तो उसको जो है शिशुनाग ने जीत करके मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। साथ ही साथ इसने जो है वत्स को भी जीत लिया। उसके बाद देखिएगा इसने वैशाली को राजधानी बनाया। जो शिशुनाग था, इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद दूसरा शासक हुआ कालाशोक। कालाशोक जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। 394 से 366 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? तो भाई इसने जो है राजधानी फिर से वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, और यहाँ से जो है पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी बन जाती है। तो देखो, सबसे पहले बिंबिसार के समय में गिरिव्रज राजधानी थी, अजातशत्रु के समय में राजगृह, उसके बाद उदयन के समय पाटलिपुत्र, शिशुनाग के समय वैशाली, और अब फिर से कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की गई। तो ये ध्यान में रखना, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में इसी कालाशोक के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति। इस वंश के अन्य शासक थे नंदीवर्धन और महानंदिन। नंदीवर्धन और महानंदिन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंदवंश के विषय में। नंदवंश जो कि मगध साम्राज्य का अंतिम वंश हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मौर्य आ जाते हैं। तो 344 से 322 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, जिसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या, जो महादंडिन था ना, उसकी हत्या करके इसने जो है नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद, इसको शूद्र माना जाता था। ये जो नंद वंश के शासक थे ना, इनको शूद्र माना जाता था। इसकी उपाधि, महापद्मनंद ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। एकराट, भार्गव, पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, सर्व क्षत्रिय हंता। ये स्वयं को ना सर्व क्षत्रिय हंता कहता था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल था ना कलिंग का शासक, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग विजय, कलिंग से नंदराज जिनसे इनकी प्रतिमा उठा लाया था। कलिंग में नहर का भी निर्माण करवाया। मतलब कि जो कलिंग नरेश खारवेल है, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने ना कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और नंदराज नामक राजा को पराजित किया। नंदराज जिनसेन, अच्छा, नंदराज जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। किसने? इस महापद्मनंद ने। ध्यान रखना इस चीज़ को। कहाँ से पता चलता है भाई? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ घनानंद। घनानंद जो कि इसको जो है ना अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा गया है यूनानियों द्वारा। जो यूनानी थे उन्होंने इसको जो है अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। और सिकंदर का किससे युद्ध हुआ था भाई? राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसके समय में मगध साम्राज्य सर्वाधिक विशाल सेना थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक के काल में विशाल सेना थी, तो वो था घनानंद। घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो
ध्यान रखेंगे। घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मौर्य वंश की स्थापना की। 323 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिल करके नंद वंश पर आक्रमण कर देता है और जो नंद वंश का शासक घनानंद है इसको अपदस्थ करके मौर्य वंश की स्थापना करता है और इसी के साथ जो है मगध साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।